अगर आप इस नेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो दो तरीके से आपका स्कोर बनता था। दैट इज, एक आपका जेआरएफ का स्कोर बनता है और एक आपका बनता है नेट का। ये एक ही पेपर है जिसमें दो अलग अलग आपकी मार्किंग आती है। जेआरएफ मींस जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड नेट का मतलब होता है कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, और जेआरएफ का मतलब ये होता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एलिजिबल हो और साथ ही साथ आप रिसर्च के अंदर भी जा सकते हो और काम कर सकते हो एज अ जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो। ये जो जूनियर रिसर्च फेलो होता है, इसको स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है जब तक वो पीएचडी करना चाहता है। जैसे कि 3 से 5 साल की मिनिमम हमारी एक फुल टाइम पीएचडी होती है, तो इस पीएचडी के दौरान आप लोगों को स्टार्टिंग के 2 साल 38,000 रुपए और फिर बाद के 3 साल लगभग 45,000 रुपए महीना मिलता है पढ़ाई करने का, पीएचडी करने का। अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च अरीना में भी है तो मेरे हिसाब से गेट के थ्रू जो हम लोग जाते हैं, एमटेक करके डिसर्टेशन करते हैं और फिर पीएचडी करने के बारे में सोचते हैं, उससे बेटर ऑप्शन ये है क्योंकि इसमें जल्दी भी आपका काम हो जाएगा। आपको एमटेक करने की जरूरत नहीं है, ना ही डिसर्टेशन। अब तो वैसे भी हमारे देश के अंदर जो डिसर्टेशन है, जैसे कि एमफिल हो गया, उसकी अब इतनी वैल्यूज नहीं रही है। डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो आपके पास में एक डॉक्टरेट डिग्री आ जाती है, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है और साथ ही साथ प्लेसमेंट्स बहुत ही बेहतरीन आपके लिए होते हैं। जो एपीआई होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये काफी ज्यादा इंप्रूव आप कर सकते हो, जिसकी वजह से इंटरव्यू पैनल में बैठते ही आपके काफी हायर चांसेस होते हैं डायरेक्टली उस पोस्ट को ग्रेस्प करने के। अगर आप पीएचडी करने जाते हो तो पीएचडी के साथ में आपको स्टाइपेंड अमाउंट भी मिलता है और साथ ही साथ अगर आप पूरी की पूरी पीएचडी कंप्लीट करते हो तो आपके एपीआई में 30 नंबर आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपके 3 मिनिमम पब्लिकेशंस हो जाते हैं रिसर्च के, तो वहां से भी आप लोगों को पर पब्लिकेशन नंबर्स मिल जाते हैं और आपका एपीआई काफी ज्यादा जो है वो बूस्ट कर जाता है, जिस वजह से आपके पास में जो बच्चे बीटेक इस वक्त कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके पास में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है इस जॉब को पाने की। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की बात करूं तो अभी दिसंबर का फॉर्म निकलेगा। सबसे पहले आप इस फॉर्म को फिल करिए। अगर आप इसकी तैयारी अभी तक नहीं कर रहे तो इसकी तैयारी करिए और इस एग्जामिनेशन के लिए जरूर फाइट करिए। कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर मैं टोटल कंपटीशन की बात करूं तो लगभग अभी तक का कंपटीशन जो है वो लगभग 35,000 से लेकर 40,000 की जनता तक का था। पर जब से मुझे पता है कि 4 साल की डिग्री भी अलाउ कर दी गई है, तो आप लोगों के लिए एक ब्राइटर चांस है कि आप लोग अच्छे खासे कंपटीशन के अंदर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। आपने इंजीनियरिंग करी है या 4 साल की कोई भी डिग्री करी है, 4 साल की डिग्री के साथ में भी अब आप यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। 8 सेमेस्टर मिनिमम उसमें होनी चाहिए, जैसे लॉ की डिग्री होती है 5 साल की, तो आप 4 साल की डिग्री या उसके बियॉन्ड अगर किए हो तो आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हो। यू डू नॉट रिक्वायर अ पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन। बट ध्यान दे, गौर से सुने, अगर आपकी 4 साल की डिग्री है और आपने नेट क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। ये क्राइटेरिया 2024 जून में भी था, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो आप लोगों के पास में 75% एग्रीगेट नंबर आपके होने चाहिए 4 साल की डिग्री में, और आप सभी लोगों को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो। बाकी याद रखिएगा, अगर आप इस कैंडिडेट पे फॉलो कर रहे हो, आप 4 साल की डिग्री वाले हो और आप इसे फॉलो कर रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा कि आप सभी लोग जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो। अगर मान लीजिए कि 4 साल के बैचलर डिग्री है आपके पास में, तो आप कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म फिल कर सकते हो? जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स होंगे, उनके पास में तो ऑब्वियसली 85 सब्जेक्ट्स नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके पास में तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री का कोई सब्जेक्ट होगा नहीं वहां पर, तो आप रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट में कर सकते हो या आपकी जो मर्जी आप उस सब्जेक्ट में कर सकते हो। इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी जिसमें आपको पीएचडी करने में इंटरेस्ट है, आप उससे फॉर्म फिल कर सकते हो, उस सब्जेक्ट से। आप अगर क्या हो 30 साल के नहीं हो, 30 साल से ज्यादा के नहीं हो, तो आप 100% एलिजिबल हो जेआरएफ के लिए इफ यू आर जनरल मेल। बट अगर आप जनरल विमेन कैंडिडेट हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप बाकी सभी किसी भी रिजर्व कैटेगरी से मेल या फीमेल से फॉर्म फिल कर रहे हो तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो देख सकते हो, टू विमेन एप्लीकेंट्स एंड टू ऑल दी क्राइटेरिया वाले बच्चे जो कि रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं, दे ऑल आर हैविंग अ रिलैक्सेशन ऑफ 5 years। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के पास में जिनके पास एलएलएम डिग्री है, ये देखो एलएलएम डिग्री अगर आपके पास में है तो उन सभी लोगों को जो है 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर। अगर आप आर्म्ड फोर्सेज में हो तो भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप सभी लोग ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो कोई अपर लिमिट नहीं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो नेट के लिए तो कोई आपकी अपर लिमिट नहीं है। पीएचडी के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कैटेगरी 3 के लिए तो भी आपके पास कोई अपर लिमिट नहीं है, कोई एज का कोई इशू नहीं आए। इसके बाद में मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आपको एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर तक पहुंचना है तो आप लोगों को पीएचडी में जाना ही चाहिए।
प्लस ये चीज इन्होंने भी मेंशन कर दी है कि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए यानी प्रमोशन के लिए तो आपको भी पीएचडी चाहिए होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप लोग बनते हो, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर अलग अलग जगह पर आप जा सकते हो। आप आईआईटीज में, एनआईटीज में बन सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप किसी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। जैसे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के। अब उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यूज हो सकते हैं, वॉक इन्स हो सकते हैं, या फिर आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक अलग से एग्जाम निकलता है। गवर्नमेंट वैकेंसी में ज्यादातर आपको नेट का तो सर्टिफिकेट चाहिए होता है और एक रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होता है। इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचते हो। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो लगभग इन हैंड आपकी सैलरी मिनिमम जो मैं स्टार्टिंग सैलरी बता रही हूँ वो होती है आपकी 80,000 के आसपास। ये कम ही बता रही हूं, अभी जब से फिक्सेशन हो जाएगा और उसके बाद में आप लोगों का 7th ग्रे पेड के बाद की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख रुपए का ये जो अमाउंट है ये पहुंच जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिटीज, कौन से टाइप की सिटी में है। एनआईटीज की बात करूं तो, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो मिनिमम 85,000 रुपए है। प्रोबेशन टाइम के ऊपर 40,000 रुपए मिल रहे हैं। यहां पर मैं बात करूं, यहां पर 85,000 रुपीज। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास का आपका सैलरी होता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो लगभग स्टेट टू स्टेट वेरीफाई करता है, मतलब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अलग अलग जगहों पर, बट ऑलमोस्ट आपको बियॉन्ड 30,000 से ज्यादा रुपए ही ये देते हैं। और कई कई जगह बहुत अच्छा अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो वहां पर आपको अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अमाउंट मिलता है जितना गवर्नमेंट में मिलता है। बस वही है कि वहां पर जॉब अश्योरिटी नहीं होती है। इस तरीके से आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफस्टाइल या उनके प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर से आप एसोसिएट प्रोफेसर बनते हो और एसोसिएट प्रोफेसर से आप बनते हो प्रोफेसर, जो मेरे हिसाब से अगर कोई भी बच्चा है जिसको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसका ड्रीम होता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है हमारे देश के रेनाउंड यूनिवर्सिटी में एक एमिनेंट प्रोफेसर बनना। तो ये जो प्रोफेसर होते हैं इनकी सैलरी मिनिमम इन हैंड सारा एचआरए वगैरह सब कटने के बाद, सारा का सारा अमाउंट जो कि कट सकता है वो कटने के बाद इन हैंड मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट होता है किसी भी एक प्रोफेसर का। कितने समय में आप ये प्रोफेसर बनते हो? आपको मिनिमम 8 से 9 साल लगते हैं एसोसिएट प्रोफेसर बनने का। किसी भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर से आपने एंट्री की, 8 से 9 साल में एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे और लगभग इसके ही आसपास का समय आपको लगता है प्रोफेसर बनने का। प्रोफेसर की जो रिटायरमेंट एज होती है वो भी सबसे ज्यादा होती है हमारे देश के अंदर, 65 साल की उम्र होती है। एट द एज ऑफ 65 आप जो है वो रिटायर करते हो। तो अगर मैं बात करूं इन टोटलिटी तो ये जॉब एक ड्रीम जॉब के बराबर है।